कर्ज, क्या सीमा फिर से अपने सपनों को पूरा करेगी? लेखिका करुणा शर्मा। मेरी देवरानी साक्षी 14 साल सर्विस करने के बाद अपने विभाग की हेड बन गई है। उसने अपनी पदोन्नति की खुशी में आज जो पार्टी दी है, उसमें उसके ऑफिस की सारी सहेलियां बहुत सज धज कर आई थी। मैंने काफी कोशिश करी, पर मुझसे बातें करने में किसी की दिलचस्पी ही नहीं थी। उनके बीच चल रहे वार्तालाप के लगभग सारे विषय उनकी ऑफिस की जिंदगी से जुड़े थे। उनके रूखे व्यवहार के कारण मेरा मन आहत हुआ। अचानक मैं खुद को बहुत अलग थलग, उदास व उपेक्षित सा महसूस करने लगी थी। मुझे लगा कि ये सब मुझे अपनी कंपनी में शामिल करने के लायक नहीं समझ रही थी। मैं एक तरफ कोने में बैठकर उस समय को याद करने लगी जब मैं भी ऑफिस जाती थी। इन सब की तरह ढंग से तैयार होकर घर से निकलना कितना अच्छा लगता था। ऑफिस में मैं भी नई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए इनकी तरह आत्मविश्वास से भरी नजर आती थी। शादी के साल भर बाद मेरी बेटी मानसी पैदा हुई थी। उसके होने से 3 महीने पहले मैंने नौकरी से त्यागपत्र तो दे दिया, पर मेरा इरादा था कि जब वह कुछ बड़ी हो जाएगी तो मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूंगी। मगर वह समय मेरी जिंदगी में फिर लौटकर कभी नहीं आया। मानसी के होने के 2 साल बाद मेरे बेटे सुमित का जन्म हो गया। मैं कुछ सालों के बाद नौकरी करना शुरू कर देती, पर अपनी देवरानी साक्षी के कारण ऐसा नहीं कर सकी थी। सुमित के होने के साल भर बाद मेरे देवर वसुराज की शादी साक्षी से हुई थी। वह एमबीए थी और अच्छे पद पर नौकरी करती थी। हमारी तेज तर्रार स्वभाव वाली सास को साक्षी का देर से ऑफिस से लौटना व रसोई के कामों में बहुत कम हाथ बटाना अच्छा नहीं लगता था। इस कारण सासू माँ को उसे डांटने व अपमानित करने के मौके बड़ी आसानी से रोज ही मिल जाते थे। ऐसा करके सासू साक्षी को दबाना चाहती थी, पर साक्षी दबने को तैयार नहीं थी। इस कारण घर का माहौल कुछ दिनों में ही इतना खराब हो गया कि साक्षी घर से अलग होने की सोचने लगी। साक्षी ने मुझसे एक शाम साफ साफ कह दिया, भाभी मैं अगर नौकरी छोड़कर घर में बैठी तो पागल हो जाऊंगी। मेरे लिए अच्छा करियर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन साक्षी को घर लौटने में रात के 11 बज गए, क्योंकि वह ऑफिस से ही अपने एक सहयोगी की शादी में शामिल होने चली गई थी। उस दिन घर में सासू माँ की बहन का पूरा परिवार भी डिनर के लिए आया हुआ था। साक्षी देवर जी की इजाजत लेकर शादी के समारोह में शामिल होने गई थी, पर सासू माँ ने उसके देर से लौटने पर सब मेहमानों के सामने बहुत क्लेश किया था। साक्षी अपने कमरे में जाकर ऐसी बंद हुई कि किसी के बुलाने पर भी बाहर नहीं आई। मैं जब देर रात को उसके कमरे में खाना लेकर गई तो वह छोटी बच्ची की तरह मुझसे लिपटकर बहुत जोर से रो पड़ी थी। तब भावुक होकर मैंने उससे वादा कर लिया था, साक्षी तुम घर की चिंता छोड़ दो और बेफिक्र होकर नौकरी करो। मेरे होते तुम्हारी नौकरी करने पर कभी आश नहीं आएगी। घर तो मैं संभाल ही रही हूँ और आगे भी संभालती रहूंगी। इस मामले में माँ जी की डांट फटकार को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो। मगर आज अपने उस फैसले के कारण मेरे मन में गुस्सा, चिढ़ व गहरा असंतोष पैदा हो रहा था। साक्षी की ऑफिस की सहेलियों को देखकर मन बार बार सोच रहा था कि कितनी चुस्त दुरुस्त और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही हैं ये सब की सब। मेरा व्यक्तित्व इनकी तुलना में कितना फीका लग रहा है। अपने व साक्षी के बच्चों को संभालते संभालते मेरी विवाहित जिंदगी के 30 साल निकल गए हैं। उन चारों को ढंग से पाल पोस कर बड़ा करने के लिए सुबह से रात तक चक्करगिन्नी सी घूमती रही हूँ। इस कारण मुझे इज्जत और वाहवाही तो खूब मिली, पर मेरा व्यक्तित्व मुरझा गया और यह बात आज मेरे मन को बहुत कचोट रही थी। वैसे मुझे साक्षी से कोई शिकायत नहीं है। उसने अलग तरह से हमारे संयुक्त परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करी हैं। बिजली पानी के बिल देवर जी ही भरते रहे हैं। मकान की मरम्मत व रंग रोगन सदा उन्होंने ही कराया है। मेरी बेटी मानसी की पढ़ाई का आधे से ज्यादा खर्चा मेरे देवर ने ही उठाया था। आज यह बात मन में बहुत जोर से चुभ रही है कि घर गृहस्थी के कामों में उलझे रहने से मेरे व्यक्तित्व का विकास रुक गया। तभी तो साक्षी की सहेलियों के साथ खुलकर बातें करने में मुझे अजीब सा डर लग रहा है। मुझे साफ महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर नए लोगों से मिलने जुलने का आत्मविश्वास खो गया है।
भाभी किस सोच में डूबी हो? साक्षी ने अचानक पास आकर सवाल पूछा तो मैं चौंक गई। कुछ नहीं, ना चाहते हुए भी मेरा स्वर उदास हो गया। फिर भी जो मन में चल रहा है मुझे बताओ ना। वह मेरा हाथ थामकर बड़े अपनेपन से मुस्कुराई। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी इन स्मार्ट सुंदर सहेलियों के सामने मेरा व्यक्तित्व कितना बौना और बेजान आ रहा है। आज महसूस कर रही हूँ कि मुझे हमेशा के लिए नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। अपने मन की पीड़ा को मैंने उसे बता ही दिया। भाभी, अगर आप नौकरी नहीं छोड़ती तो आज यह प्रमोशन पार्टी ना हो रही होती। आपने घर की जिम्मेदारियां संभाली तो ही मैं पूरी लगन व मेहनत से ऑफिस में काम कर तरक्की के इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। यह जवाब देकर साक्षी ने मेरा मूड ठीक करने का प्रयास किया। मैंने साक्षी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर मेरी आंखों से एकाएक आंसू बहने लगे। साक्षी ने पहले अपने रुमाल से मेरे आंसू पोंछे और फिर अचानक तालियां बजाकर सब मेहमानों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। साक्षी, ये क्या कर रही हो? मेरा तमाशा ना बनाना प्लीज। मैंने उसे रोकने की कोशिश करी, पर उसने तालियां बजाना जारी रखते हुए खुद और मुझे सारे मेहमानों की नजरों का केंद्र बिंदु बना ही दिया। जब सबका ध्यान हमारी तरफ हो गया तो उसने ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया। मैं आप सबका एक खास इंसान से परिचय कराना चाहती हूँ। मुझे प्रमोशन दिलाने में मेरी लगन और मेहनत के साथ साथ इस इंसान का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आप सबको लग रहा होगा कि अब मैं अपने जीवन साथी का गुणगान करूंगी, तो मैं वैसा कुछ नहीं करने जा रही हूँ। वे तो उल्टा हमेशा मुझे डांटते थे कि मैं अपनी कमाई का घमंड ना करूं और आए दिन नौकरी छुड़वा देने की धमकी देते रहते थे। साक्षी के इस मजाक पर जब मेहमानों का हंसना रुक गया तो वो आगे बोली। आज मेरा बेटा मोहित 10वीं कक्षा में है और बेटी तान्या 12वीं कक्षा में है। दोनों हमेशा फर्स्ट आते हैं। आज मैं हर तरह से सुखी और संतुष्ट हूँ। क्या आप सब जानना चाहेंगे कि मेरी व मेरे बच्चों की सफलता व खुशियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? कहा जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। मेरे जीवन को अपार खुशियों से भरने में भी एक स्त्री का हाथ है, और वह है बहुत सीधी सादी व सबके सुख दुख बांटने वाली मेरी ये सीमा भाभी। मैं चाहती हूँ कि आप सब इनका एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। सभी मेहमानों ने बड़े जोर शोर से तालियां बजाकर मेरा अभिनंदन किया। सच कहूँ तो इस वक्त मैं खुश होने के साथ साथ बहुत शर्मा भी उठी थी। साक्षी भावुक अंदाज में मेहमानों से आगे बोली, मेरी इन सीमा भाभी के पास सोने का दिल है। इनके कारण मैं शादी के बाद से ही अपने दोनों बच्चों की देखभाल की चिंता से पूरी तरह मुक्त रही हूँ। जब मेरे बच्चे स्कूल से लौटते थे तो उन्हें किसी आया की डांट फटकार नहीं, बल्कि अपनी ताई जी का प्यार मिलता था। ये सीमा भाभी ही थी जिनके कारण उन्हें हमेशा खाना गरम और अपनी मनपसंद का मिला। इन्होंने दोपहर का अपना आराम त्याग कर उन्हें होमवर्क कराया। मेरे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार इन्होंने ही दिए हैं। मैं आज सीमा भाभी को बताना चाहती हूँ कि हम नौकरी करने वाली औरतें तो घर व ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मशीन बनकर रह जाती हैं। हमारे चमकदार व्यक्तित्व में बहुत कुछ नकली और बनावटी होता है। मैं अपने बच्चों को कभी इतने अच्छे ढंग से नहीं पाल सकती थी जैसे इन्होंने पाला है। मेरी सीमा भाभी ने हमारे इस घर को जोड़ कर रखा है। ये स्नेह व त्याग की जीती जागती मिसाल है। मैंने कभी नहीं कहा है, पर आज आप सबके सामने कहती हूँ कि इस जिंदगी में तो मैं इनके प्यार, स्नेह और त्याग का कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी, पर मैं जो कर रही हूँ उसकी प्लानिंग मैंने और वसु ने कई महीनों से कर रखी थी। हमने गोमती नगर के एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक दुकान खरीदी है जिसमें भाभी के बनाए और डिजाइन किए कपड़े बिकेंगे। यह हमारी ओर से एहसानों का बदला नहीं है, प्यार का मान है। भाभी, ये लो सारे कागज, दुकान आपके नाम पर है। कहते हुए साक्षी ने सीमा के हाथ में एक फाइल पकड़ा दी। आंखों से आंसू बहा रही साक्षी ने वहीं सबके सामने मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो तालियों की तेज आवाज से पूरा पंडाल एक बार फिर गूंज उठा। उसे प्यार से गले लगाते हुए मेरे मन की सारी शिकायतें, हीन भावना व कड़वाहट जड़ से दूर हो गई थी। मुझे परिवार के सारे सदस्यों ने घेर लिया। सबकी आंखों में मुझे अपने लिए प्रशंसा व आदर के भाव साफ नजर आ रहे थे। मेरी आंखों से
जो आंसू बह रहे थे तो वे खुशी और गहरे संतोष के थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।